BHU के बारे में बताने के बाद लेखक बता रहे हैं कि यहाँ सर्वप्रथम बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया था। हमको पता है सारनाथ में वे गए थे और आगे बढ़कर बिहार प्रांत है। यहाँ बिहार के बारे में बताते हुए कह रहे कि यहाँ की मिथिला में जनक नंदिनी का जन्म हुआ। जनक नंदिनी मतलब माता सीता। दक्षिण पूर्व में स्थित है रत्नागिरी का पर्वत, जहाँ पर एक गुफा के किनारे ज्ञान पिपासु गौतम ने कठोर तपस्या की थी। गौतम बुद्ध ने इसी राजगृह के समीप नालंदा विश्वविद्यालय के धुस अर्थात टीले खड़े हुए, मतलब अवशेष। और नालंदा ज्ञान का विश्व में उस समय कितना बड़ा केंद्र था ये बता रहे हैं लेखक कि 10 सहस्त्र विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले इस स्थान में समस्त पूर्वी देशों के छात्रगण आते थे, अर्थात पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के 10,000 विद्यार्थी तब यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। इसी मगध प्रदेश में 800 वर्षों तक भारत के गौरव की रक्षा करने वाला प्रधान पाटलिपुत्र नगर था, जिस पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं, जहाँ के सम्राटों ने पृथ्वी राजवंती कहलाई। कई वर्षों तक मुगल, मौर्यों और गुप्तों की राजधानी ये रही थी। इस पाटलिपुत्र को मेखला के समान गहरी परिखा चारों ओर घेरे हुए थी। इसकी रक्षा के लिए काष्ठ का बना हुआ अर्थात लकड़ी का बना हुआ एक सुदृढ़ बृहदकाय प्राचीर था, मतलब किला था, जिसमें 64 आने जाने के मार्ग थी। उस समय के वैभव का वर्णन है कि कितना बड़ा ये किला रहा होगा, जिसमें 64 मार्ग आने जाने के रहे होंगे। यहीं पर आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जो 30 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो कि ज्योतिष का बहुत विशाल ग्रंथ था। आगे वे बताते कि जहाँ के और उन्होंने ये बताया आर्यभट्टी में कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गर्ती का निदर्शन है। आप देखिए कि विश्व में सबसे पहले हमारे यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष या खगोल विज्ञान कितना समृद्ध था। अब वे साहित्य की तरफ जा रहे हैं और बता रहे कि इसी में मैथिल कोकिल विद्यापति ने काव्य रचना की थी, जिसका तीन प्रांतों में समान रूप से प्रचार हुआ था। मैथिल कोकिल जो थे, जो कि बहुत सुंदर जिनकी गीत थे जो आज भी गाए जाते हैं, उसका वर्णन है और उनको मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। मध्य भारत में फिर आ गए और वहां पे मालव प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर अवंती और विदिशा नामक राजधानियां हैं, अभी भी है अवंती, उज्जैन और विदिशा। चर्मणवती, शिप्रा, गंभीर, वेत्रवती, सिंधु आदि वारी धाराएं इसी प्रदेश में यमुना देवी को नित्य उपहार ले जाती है, जाकर यमुना में मिल जाती है यहाँ की नदियां। मध्य भारत के पूर्वी भाग में बुंदेलखंड है, जहाँ पे विदिशा नामक नगरी है। इसी प्रदेश को पहले दशार्ण कहा जाता था और यहाँ पर सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप है, जिनकी शिल्प कला के कारण मातृभूमि का गौरव प्रकट होता है। ये शिल्प के उदाहरण किसी सम्राट की आज्ञा से नहीं बने, वरन सामान्य प्रजा ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसके निर्माण का भार वहन किया था। अर्थात ये उस समय की प्रजा के कोष से बना था, ये किसी राजा के द्वारा नहीं बना था, जो धर्म के लिए प्रजा ने दिया था। मध्य भारत में के दक्षिण में मध्य प्रदेश है। ये पहले संयुक्त प्रांत जो था वो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जोड़ के बना हुआ था, उसका वर्णन है। अब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्राचीन था जुड़ा हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर विंध्य पर्वत है और परियात्र पर्वतों के बीच रेवा नदी बहती है और यहाँ के पर्वतों और वन खंडों में अभी तक आदिम सभ्यता बसती है। आदिम सभ्यता अर्थात यहाँ पर अभी भी जनजातीय लोग रहते हैं। महाकांतर और दंडकारण्य यही थे, जो छत्तीसगढ़ है, जो उसका प्राचीन नाम दंडकारण्य या दक्षिण कौशल है, वो यहाँ पे ही था। यहीं पर शून्य जन स्थान में राम, लक्ष्मण, सीता ने भ्रमण किया था जब उनको वनवास हुआ था। इसके दक्षिण में अब आएंगे तो विदर्भ है, और जहाँ पे दमयंती और इंदुमती जैसी रमणी रत्न हुई हैं, 2 सुंदरियां हुई हैं, दमयंती और इंदुमती। पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ महाराष्ट्र है और इसके उत्तर में सौवीर देश है। आप अगर बच्चों इसको जब आप पढ़ें तो आप भारत का नक्शा लेकर बैठे और इसको मार्क करते जाइए तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। फिर जहाँ के राजा शल्य ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में हाथ बटाया था,
ये क्षेत्र सिंधु नदी का अनुपम कृपा पात्र है, अर्थात वो नदी की जो सहयोगी नदियां इस क्षेत्र में आती हैं और उससे यहाँ पे फसल हुई। सरस्वती नदी के तीर पर अड़हिल पत्तन नगर है, जहाँ आदिकाल के आचार्य कुमार पाल के सचिव श्री हेमचंद्र ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था और जिनका प्रसाद जैन और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों पर समान रूप से वितीर्ण हुआ था। हेमचंद के ग्रंथ जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। इस पतन में जैन हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार अभी तक सुरक्षित हैं इस क्षेत्र में। अब वो सौराष्ट्र में जाते हैं, जहां पर बल्लभी जिसकी राजधानी थी, जहां पर गुप्त नरेशों की एक शाखा थी जो कई शताब्दियों तक राज करती रही थी, और यहीं पर एक पालिताना और शत्रुंजय नामक तीर्थ स्थान है, जहां पर सहस्त्रों अरहत प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं। अरहंत अर्थात जो जैन अनुयायी है ये यहाँ पर यात्रा करने जाते हैं। सौराष्ट्र मंडल की सर्वसिद्ध पुरी द्वारावती अर्थात द्वारका है, और यहीं गुजरात की, आप समझ रहे होंगे कि ये सौराष्ट्र अर्थात गुजरात की बात हो रही है, और यहीं पर नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था, जो कि जिनके भजन हम गाते हैं। यहीं पर गिरनार पर्वत है और सुदर्शन झील है, जिसे मौर्य सम्राट चंद्र ने अपने स्थानक पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनवाया था। ये प्रश्न कई बार पीएससी में भी आता, सुदर्शन झील को किसने पुनरुद्धार किया था, तो मौर्य सम्राट चंद्र के स्थानक था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने इसका पुनरुद्धार किया था सुदर्शन झील का। विदर्भ के पश्चिम का जो भाग है वो कुंतल कहलाता था, और यहीं पर राजशेखर का जन्म हुआ था, जो कुंतल की राजकुमारी कर्पूर मंजरी के चरित्र का जिसने अपने साहित्य में वर्णन किया था। अब वो भीमा नदी के दक्षिण तट पर जाते हैं और वहां पर पंढरपुर का वर्णन करते हैं, जहां पर संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ था और जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। वहीं पर संत तुकाराम का जन्म हुआ था और जिन्होंने अपने काव्य अमृत से महाराष्ट्र वासियों को तृप्त कर दिया था। यहीं पर समर्थ गुरु रामदास हुए थे, छत्रपति शिवाजी हुए थे। ये सब महाराष्ट्र के उस क्षेत्र का वर्णन है जहाँ पे बड़े बड़े संत जन्मे थे, और सारे मराठों को संगठित करके छत्रपति शिवाजी ने एक राष्ट्र स्थापना की बात की थी, स्वराष्ट्र स्थापना की, हिंदू राज्य स्थापना की, और इन छत्रपति शिवाजी के शौर्य का इसमें वर्णन किया गया है। और ये भी बता रहे हैं कि शिवाजी की कीर्ति को गाया था भूषण ने। हमको पता है कि भूषण अकेले थे भक्ति काल में जो वीर रस के गीत गा रहे थे, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी के गीत गाए थे और भूषण उनको गाकर अमर हो गए। अब दक्षिण प्रांत में जाते हैं जहाँ पर द्रविड़ देश है, और बताया जा रहा है कि जहाँ पे ज्ञान और भक्ति का भंडार है, और यहाँ से हमको पता है कि रामानंद यहीं से आए थे, शंकर यहीं से आए थे, संत शंकराचार्य। तो दक्षिण को उसका प्रारंभ बताया जा रहा है। यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर श्रीशैलम है, कालेश्वर के शिवलिंग हैं, और इसलिए इसको तेलंगाना या तेलंगाना भी कहा गया। यहीं पर आंजनेय हनुमान का जन्म हुआ था इन्हीं के पर्वतों में, और यहीं पर जो तमिल प्रांत या कर्नाट है वो समुद्र तट में बहुत लंबा फैला हुआ है। यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं वे हैं कावेरी और ताम्रपर्णी, और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी व्यवसायी समुद्र मार्ग से आते जाते रहे हैं। अब पश्चिम सागर की तरफ जब जाते, पश्चिम घाट की तरफ, तो वहां पर केरल आ जाता है जो बहुत मशहूर है और जो मातृभूमि का परम प्रिय परम सुंदर अंग है। आगे वो बोलते हैं कि यहीं पर संत पंपा, रत्न लक्ष्मी, अड़सिंगाचार्य जैसे भक्त कवि और सम्राट हुए थे, और इनकी भाषा कन्नड़ थी जिससे वे अलंकृत हुए थे। यहीं पर गवारगाड़ के समीप गजेंद्रगढ़ में कोलाचलसुरी मल्लनाथ के वंशज अभी तक रहते हैं। स्वामी मल्लीनाथ के वंशज रहते हैं, जिनकी मल्लीनाथ का बड़ा मंदिर, बड़ी प्रतिमा भी वहां पर है। कणाद, व्यास, पतंजलि, गौतम ये सब शास्त्रों में पारंगत हुए और अतुलित ज्ञानी थे, और इन पर जो टीका लिखी थी वो थे मल्लीनाथ। इनसे बड़ा कोई टीकाकार नहीं हुआ, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। अब एक तरह से इसका निष्कर्ष निबंध का ये है कि असामान्य विद्वज्जनों को उत्पन्न करने वाली कला, साहित्य और विज्ञान में उन्नति की चरम सीमा को पहुंची हुई भारत भूमि के विषय में देवता भी गीत गाते हैं। आहा,
अर्थात ये भूमि जो उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक इतनी समृद्ध, इतनी सुंदर, विविधताओं से भरी हुई है, देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वे कैसे धन्य भाग हैं कि ऐसी जननी है, हे भुवन मन मोहिनी, हे शुभ्र तुषार किरीटिनी, अर्थात जिसके हिमालय जैसा बर्फाच्छादित जहाँ पे ऊंचा पहाड़ है, और हे निर्मल सूर्य कोरंजवल धरणी, हे तुम जनक जननी जननी हो। यहाँ पर वो भारत माता का पूरे भाव के साथ में प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हारा हमारा संबंध नया नहीं है, हमारे पिता माता उनके पूर्वज कि तुम धात्री हो, माँ हो। हे देव, नील सिंधु नित्य तुम्हारे चरण को धोते हैं, अर्थात हिंद महासागर, अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये जो है ये जो सागर है तुम्हारे चरण धुलते हैं। और तुम्हारे गगन में सर्वप्रथम ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। सबसे पहले जब विश्व में कहीं ज्ञान नहीं था, भारत ज्ञान के आलोक से प्रकाशित था। तुम्हारे यहाँ सोमदेव साम वेदों की उत्पत्ति तपोवनों में हुई। ज्ञान और धर्ममयी काव्य गाथाएं आरंभ में तुम्हारे वन भवनों में प्रचारित हुई। हे चिर कल्याणमयी देवी, तुम धन्य हो। अर्थात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे वेदों की रचना हुई, यहाँ सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया गया, और यहाँ पर जो उपनिषद है, जो वेदांत है, वेद है, जो जंगलों में जाके अरण्यक लिखे गए, उन सब की रचना हुई। और हम सबको पालने पोषने वाली हमारी हे भारत माता, हे देवी तुम धन्य हो। तो बच्चों ये जो हमने अभी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध हमने पढ़ा, मातृभूमि, ये युवाओं के अंदर मातृभूमि को जानने, समझने और उसके गौरव को अपने अंदर जागृत करने का एक निबंध है। इससे प्रश्न आ सकते हैं कि आप मातृभूमि निबंध का सारांश लिखिए, तो जो हमने पढ़ा उसी को संक्षिप्त में लिखना। दूसरा, इसमें किसी प्रदेश के वर्णन के लिए आ सकता है कि कश्मीर का वर्णन करिए, या पंजाब का करिए, या सौराष्ट्र का करिए, या तेलंगाना में क्या विशेषता। तो हर एक प्रांत की अभी जो हमने विशेषताएं बताई उनको आपको लिखना होगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है ये, क्योंकि इससे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि इस प्रांत की राजधानी क्या थी, ये नदी कहाँ पे निकलती है, या विपाशा का पुराना नाम क्या था, वितस्ता का पुराना नाम क्या था, या इस तरह के बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं कि शंकर का जन्म कहाँ हुआ, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखें तो उन फैक्ट्स को जो मैं बताती जा रही थी उनको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, और पूरे निबंध को अच्छे से, इसमें जो मैं प्रयास करती गई हूँ कि जो क्लिष्ट शब्द हैं या परिनिष्ठित तत्सम शब्द है उनके तद्भव रूप आपको बताती चलूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।